गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरुस्थल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी विषय वस्तु है पाषाण काल। यह जो क्लास है हमारी यूपी टीजीटी पीएचडी के लिए है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखिए यहाँ पर कुछ बातों को लिख दी हूँ। फिर भी हमारी जो आज की क्लास होगी कुछ सामान्य चर्चा पे होगी। किस पर होगी? सामान्य चर्चा पे होगी। ठीक है ना, सामान्य चर्चा पे होगी हमारी। सामान्य चर्चा होगी। अब क्या होगी? उपकरणों को मैं बताऊंगी। ठीक है ना, और पाषाण काल के बारे में। ठीक, यह दो बातों पे हमारी मुख्य रूप से चर्चा होगी। मैं अपने क्लास को छोटा बनाने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आने लगे। ठीक, तो देखिए जैसा कि मैं यहाँ पर लिखी हूँ, सबसे पहले पाषाण काल। ठीक, क्या लिखी हूँ? पाषाण काल। यह वह समयावधि है जब मानव का विकास हुआ। इस पाषाण काल को इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। ठीक, मैं ज़रा एक दो लाइन लिख भी रही हूँ साथ में, आप लोग समझते रहिए थोड़ा सा, हाँ, मेरे साथ। ठीक, देखिए इस पाषाण काल में मानव का विकास हो रहा था। यह पाषाण काल वह समयावधि है जब मानव के विकास का चरण था। यह कब? जरा हम यहाँ पे लिख दें, मानव विकास का चरण था। ठीक, यहाँ पर मानव, पाषाण काल में मानव विकास का चरण था। ठीक, इसमें मानव धीरे धीरे विकास के गति में आ रहा था। ठीक, इस समय का जो मानव था, ठीक है ना, यह मानव विकास का चरण था। अब यहाँ की पूरी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिलती है। यहाँ पर कुछ भी लिखित जानकारी नहीं है, अर्थात उस समय लेखन कला का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वहाँ पर कुछ भी लिखित नहीं पाया गया है। इसलिए पुरातत्वविदों के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही किसी इतिहासकार ने इस तरीके का लिखित कोई बात बताई है। ठीक, लेखन काल का ज्ञान नहीं था। पाषाण काल का पूरा इतिहास ही पुरातात्विक स्रोत के आधार पर लिखा गया है, और पुरातात्विक स्रोत में पाषाण उपकरणों के आधार पर लिखा गया है। ठीक, पाषाण, और यह पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। इस पाषाण काल का अध्ययन हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं। ठीक, इस समय का मानव जो है, पाषाण काल में मानव का विकास का चरण चल रहा था। यहाँ का मानव पूरी तरीके से पत्थर पर आश्रित था। कहाँ आश्रित था? पूरी तरीके से पत्थर पर आश्रित था। ठीक, पत्थर के गुफाओं में रहता था। ये पत्थर के गुफाओं में रहता था। और क्या करता था? पत्थर के औजार से अपने भोजन का भी यह जुगाड़ करता था। देखिए, हम यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पाषाण काल का जो मानव था पूरी तरीके से पत्थर पर ही आश्रित था, पत्थर की गुफाओं में रहता था। ठीक, पत्थर के औजार के माध्यम से वह अपना शिकार करता था। किसी प्रकार से वह भोजन का जुगाड़ करता था, भोजन को इकट्ठा करता था। उस समय भोजन की कोई व्यवस्था इनके पास नहीं थी। अपनी सुरक्षा भी यह पत्थर के माध्यम से ही करता था। आग भी यह पत्थर से जलाता था।
आग भी पत्थर से जलाता था, यह आग भी पत्थर से जलाता था, यह कच्चा मांस खाता था। उस समय कोई ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच वाली कोई बात नहीं थी। वह तो दिन भर खाने का ठिकाना ही ढूंढता रहता था, क्या खाएं, कैसे खाएं, यही सब जुगाड़ में खाने के लाले पड़े हुए थे। पूरे दिन वह सिर्फ ढूंढता रहता था कि हम खाएं, क्या खाएं, क्या खाएं। ठीक, कच्चा मांस खाता था। वह किसी प्रकार अपनी जीवन की सुरक्षा भी करता था। कैसे करता था? पत्थर के माध्यम से, हिंसक पशुओं से अपनी जीवन की सुरक्षा करता था। ठीक, यानी कि उस समय का जो मानव था पूरी तरीके से पत्थर पे आश्रित था। पत्थर ही उनके जीवन का मूलभूत आधार था। पाषाण काल के जो मानव थे, पत्थर उनके जीवन का मूलभूत आधार था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक, पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यानी कि हम इस पूरा पाषाण काल को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे, नव पाषाण काल को पढ़ेंगे। इन्हें इस तरीके से बांटा क्यों गया? इनके उपकरणों के आधार पर इस पाषाण कालों को 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक, और इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। यह देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, अब यह 3 भागों में इसे क्यों बांटा गया? क्योंकि पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल का सबसे लंबा चला, सबसे अधिक जो है समय चली, सबसे लंबा समय पूरा पाषाण काल का है। कैसे? क्योंकि यहाँ से बहुत धीरे गति, मंद गति से धीमे धीमे विकास चल रहा था। इसलिए यहाँ के छोटे छोटे उपकरण, जो भी उपकरण पाए गए, उन उपकरणों के आधार पर यहाँ इतना लंबा समय चला। तो इसलिए इसे 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। हम एक एक करके देखेंगे। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल को हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे नव पाषाण काल को। अब अगर हम पूरा पाषाण काल की समय की बात करें, तो जैसा कि मैं अभी जो कल की जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने 20 लाख ईसा पूर्व की बात की। यह 20 लाख भी सही है, किसी किसी किताब में तो और भी थोड़ा आगे का दे देता है। ठीक, तो वह पूरे विश्व का है। देखिए, C14 कार्बन 14 के आधार पर किसी की उम्र ज्ञात की जाती है। तो जब जैसे जैसे उत्खनन कार्य होता है, जो जहाँ पर कुछ मिल जाती है, तो उस समय उसकी उम्र ज्ञात हो जाती है। तो उस प्रकार से नया जानकारी आ जाती है, पुस्तकों में छप जाता है। तो पूरे विश्व की अगर हम बात करें, जो मेरे पास जानकारी है, हमने बताया कि पूरे विश्व में 20 लाख ईसा पूर्व से पाषाण काल चला, शुरुआत हुई, प्रारंभ हुई। ठीक, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 5 लाख ईसा पूर्व से, भारत में 5 लाख ईसा पूर्व से इस पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है। 5 लाख से कब तक? 5 लाख से 10,000, 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, ईसा पूर्व तक यह पूरा पाषाण काल का समय है। और मध्य पाषाण काल का समय कब तक है? मध्य पाषाण काल का समय है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक का समय है। ठीक, अब नव पाषाण का जो समय है वह 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक।
ठीक, ईसा पूर्व तक का इसका समय है। इसके भी अपने समय हैं। यह अभी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, जब हम इसका चर्चा करेंगे तब हम यहाँ सबकी समय बांट देंगे, ठीक है ना। वैसे भी आपके परीक्षाओं में समय इसका नहीं पूछेगा, इसी का ही पूछेगा यहाँ भारत के बाद। ठीक, यहाँ पर बांटा गया है सब अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। अगर जी देखिए, जिससे भी कुछ नहीं समझ में आए वह मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देगा। ठीक, अब हम यहाँ एक एक करके मैं इसकी चर्चा करूँगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं। ठीक, सामान्य जानकारी। अब देखिए, इस सामान्य जानकारी में हम क्या पढ़ेंगे आगे, यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसको हम एक एक करके पढ़ाएंगे, 3-4 क्लासों में हम खत्म कर देंगे इसको। देखिए, यहाँ पर हम सामान्य जानकारी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। सामान्य जानकारी, इस सामान्य जानकारी में हमने क्या क्या लिखा है, ये जो भी लिखा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे और बनते आए हैं, पिछले सालों के हमने प्रश्न देखे, ठीक है ना। देखिए, पाषाण भारत में पाषाण काल की पुरातात्विक खोज किसने किया था। भारत में पाषाण काल की पुरातात्विक खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। ठीक, अब रॉबर्ट ब्रूसफुट ने अब फिर से देखिए, भारत में पाषाण काल की पुरातात्विक खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना था कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण काल की खोज की, और वो भी पूरा पाषाण काल की। ठीक, और ये जो रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं, ये क्या है, ये भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक, ये प्रश्न आता है। और रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से 1863 में पाषाण युग का पहला उपकरण पाया था। और यह जो उपकरण है क्वार्टजाइट पत्थर से है। ठीक, और यह क्वार्टजाइट पत्थर स्फटिक का है। ठीक, अब दूसरा प्रश्न, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण उपकरणों को 78 भागों में बांट दिया था। ठीक, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण उपकरणों को 78 भागों में विभाजित किया था। 78 यानी 78। अब यह 78 में, इस 78 जो विभागों में इन्होंने बांटा है, इसमें 41 मतलब 41 उपकरण चमकीले प्रकार के हैं। ठीक, और 37 उपकरण भद्दे प्रकार के हैं। ठीक, अब भारत में देखिए, भारत में यहाँ पर अब देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ, इसलिए हमने लाल रंग से लिख दिया। भारत में प्राक इतिहास का जनक तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहते हैं। ठीक, तो भारत में प्राक इतिहास का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है नागपुर में। ठीक, भारत में प्राक इतिहास का मुख्यालय नागपुर में है। और यह जो पाषाण शब्द है, यह प्रचलित शब्दावली पाषाण कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। ठीक, अब थोड़ा हम फिर से यहाँ पर दोहरा देते हैं, ताकि ये सामान्य जानकारी में हम आपको जो जो बातें बताई एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ। पाषाण काल में, भारत में पाषाण काल की पुरातात्विक खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है कि इन्होंने ही पुरातात्विक खोज किया है। इनको, ये क्या है, ये भूगर्भ वैज्ञानिक है। और रॉबर्ट ब्रूसफुट को पूरा प्राक इतिहास का जनक माना जाता है। और इन्होंने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से
1863 में पाषाण युग का पहला उपकरण पाया था और यह उपकरण किस पत्थर से बना हुआ था? क्वार्टजाइट पत्थर से बना हुआ था। इस क्वार्टजाइट को स्फटिक कहते हैं। ठीक। और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण उपकरणों को 78 भागों में विभाजित कर दिया था। ठीक, भागों में या वर्गों में बांट दिया था। इस 78 में 41 उपकरण चमकीले थे और 37 उपकरण भद्दे प्रकार के थे। भारत में प्राक इतिहास का मुख्यालय नागपुर में है। प्रचलित शब्दावली पाषाण फ्रांस से लिया गया है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिएगा। अब इसके बाद मैं उपकरण की चर्चा कर रही हूँ। ठीक, उपकरण क्या क्या पाए गए हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर पाषाण काल के कुछ उपकरणों को लिखी हूँ। अब इस पर मैं एक एक करके थोड़ी आप लोगों को चर्चा कर दे रही हूँ आपके सामने, ताकि देखिए यही उपकरण अधिकतर पाए गए हैं पूरे पाषाण काल में। और जब हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल हम पढ़ेंगे तो वहाँ से ये सारे उपकरण कुछ न कुछ पाए गए हैं। अभी तो इकट्ठा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, फिर कौन कौन कहाँ कहाँ पाया गया है वहाँ पर मैं लिखूँगी। ठीक है, तो देखिए पाषाण काल के उपकरण। ठीक, यहाँ पर जो मैं लिखी हूँ पाषाण काल के उपकरणों की हम लिखी हूँ। पहला उपकरण क्या है? ये पहला उपकरण है वटिकास्म, और इस वटिकास्म को पेबुल भी कहा जाता है, पेबुल नाम से भी जानते हैं। यह क्या है? यह वटिकास्म क्या है? वटिकास्म एक जो है बड़ा पत्थर का टुकड़ा होता है। ठीक, इस बड़े पत्थर के टुकड़े को आपस में मारते हैं, आपस में तोड़ते हैं। ठीक, तोड़ देते हैं तो अपने मनपसंद वांछित आकार के इन्हें एक अलग पत्थर मिल जाता है, वह निर्मित हो जाता है। तो उसी से शिकार करते थे ये लोग। ठीक, यह वटिकास्म। और जब यह पत्थर जब आपस में जब मारते थे, एक दूसरे प्रहार करते थे, छोटे पत्थर जब हो जाते थे तो उस पत्थर को क्या कहते थे? क्रोड कहते थे, क्रोड। ठीक, क्रोड कहते थे। अब जैसे एक ऐसे से पत्थर है समझ लीजिए, उन्होंने मारा और कुछ इस तरीके से पत्थर का निर्माण हो गया, यानी इधर वाला ऐसे पत्थर बन गया। लेकिन फिर भी ये इधर से इधर का इतना छिलका बच रहा है, इधर से इधर, यानी हम ऐसे छिलके को बना दे रहे हैं। ठीक, तो यह देखिए नुकीला हो गया। इसी नुकीले, फिर पहले तो इस तरीके के पत्थर का उपयोग है, बाद में इस तरीके के पत्थर का उपयोग करते हैं। ठीक, तो यह क्या हो, इसी को फलक कहते हैं ना। तो यह भी एक पाषाण उपकरण है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ये क्रोड है और इसी को पेबुल भी कहते हैं। वटिकास्म में ही क्रोड है और पेबुल भी है। यह बड़ा पत्थर का टुकड़ा है और उसे मार मार करके वह अपने मनपसंद, अपने वांछित आकार में बना लेते थे जैसा उनको चाहिए। और यह किस काम में आता था? शिकार करने के काम में आता था। ठीक है, पहले का जो मानव था वह तो पेड़ों पे रहता था ना, बंदर की तरह। बाद में धीरे धीरे वह जमीन पर आया। जमीन पर जब आया तो किसी प्रकार उठा होगा, तो धीरे धीरे वो उठने की गति में आया। जब वो उठ गया, वह रीढ़ की हड्डी उसकी सीधी हो गई, तब वह होमो सेपियंस के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक, वहाँ से निर्माण होता है मनुष्य बनने का, जैसे हम और आप लोग बन गए हैं। वही तो हमारे पूर्वज हैं। ठीक, अब ये क्या है? चापर। अब हम इस चापर की बात करेंगे। ठीक, चापर को हिंदी में गणासा कहते हैं। ठीक, गणासा। और इस चापर की एक खासियत क्या थी कि यह चापर एक तरफ धार था, एक तरफ। जैसे यह चापर है तो इसको बना देते हैं, इसमें यह एक ही तरफ धार था। चापर समझ लीजिए एक चाकू के प्रकार का, एक तरफ इसमें धार था। ठीक,
चापर को ये जो भी काम में अपना लेते थे, ये एक तरफ धार था। अब ये चापिंग क्या है? चापिंग को हिंदी में खड़क कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या थी? यह चापिंग जो है, यह चापर यानी गंडासा, चापर को गंडासा कहते हैं। और इसकी विशेषता यह है कि इस चापर का यानी गंडासे का एक तरफ धार था, और ये जो चापिंग है इसको खड़क कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या थी कि यह दोनों तरफ धार था, दोनों तरफ धार था, दोनों तरफ, ठीक, दोनों तरफ धार था। यहाँ पर हम लिख देते हैं दोनों तरफ धार, ठीक। यह तो आपको समझ में आया। यह बटिकास में है, पेबुल इसके कहते हैं। यह क्रोड है, बड़ा पत्थर था छोटे आकार में। चापर एक तरफ धार होता था, इसे गंडासा कहते हैं। चापिंग खड़ग, यह दोनों तरफ धार है। हैंडेक्स, हैंडेक्स क्या है? यह कुल्हाड़ी है। हैंडेक्स को कुल्हाड़ी कहते हैं, ठीक। कैसा कुल्हाड़ी? पाषाण का कुल्हाड़ी था। यह क्लीवर एक उपकरण है। इस क्लीवर को बिदारणी हिंदी में कहते हैं, क्लीवर को बिदारणी हिंदी में कहते हैं। और स्क्रैपर, स्क्रैपर भी पाषाण उपकरण है। इसको हिंदी में खुरचनी कहते हैं। और बेधनी, बेधनी भी उपकरण है पाषाण। यह एक पाषाण उपकरण तक्षणी भी है। इनको इसी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सबका अपना समय पर काम आया। जैसे यहाँ पर हमने बटिकास में यह बड़ा पत्थर देखा, यह सब कहाँ है? यह पूरा पाषाण काल में आया। जैसे ही मध्य पाषाण काल जब हम पहुँचते हैं तब पत्थरों के आकार छोटे होने लगते हैं, ठीक। फिर वहाँ के जो भी स्थल, जो भी कुछ पाए गए हैं, मैं एक एक के तो चर्चा करूँगी ही। उसके बाद मध्य पाषाण काल के बाद और आगे बढ़ता है। तो मध्य पाषाण काल की देखिए सबसे बड़ी विशेषता थी कि मध्य पाषाण काल आते आते लोग पशुपालन और कृषि करना सीख गए थे। मतलब वहाँ पर देखने पशुपालन कृषि के प्रमाण पाए गए हैं कि यहाँ पर शुरुआत हो गई थी। सीख नहीं गए थे पूर्ण रूप से, शुरुआत हो रही थी। उसके बाद धीरे से नवपाषाण काल आगे बढ़ता है। नवपाषाण काल में पूर्ण रूप से कृषि की शुरुआत हो गई, पशुपालन शुरू हो गया। जब कृषि की शुरुआत हुई तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक जगह रहना भी तो हुआ उनको। फिर उन्होंने जानवरों को भी तो पाला, दूध वगैरह इंतजाम किया। फिर उनको ठिकाना मिल गया, एक जगह रहने लगे। फिर भोजन का भी ठिकाना हो गया। जब भोजन का ठिकाना हो गया तो उनका दिमाग चला। पहले तो इनके उपकरण पाषाण काल के थे, फिर इन्होंने तांबे को भी खोज लिया। पाषाण काल में ही तांबे के कुछ पाए जाते हैं। और जब इनकी जब समुदाय बना, समाज की परिकल्पना हो गई नवपाषाण काल के बाद, तो उसी के बाद जब पाषाण काल आता है ना, तो तुरंत बाद ही ताम्रपाषाण काल को भी हम पढ़ते हैं। ताम्रपाषाण काल में कई सारी संस्कृतियाँ भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे जोरवे संस्कृति, आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, सवालदा संस्कृति, और कई सारी संस्कृतियाँ हम लोग पढ़ते हैं। तो उन्हें वह संस्कृति हम कहाँ पढ़ते हैं? ताम्रपाषाण काल में। लेकिन दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर पाषाण काल के तुरंत बाद ही महापाषाण काल शुरू हो जाता है दक्षिण भारत में, ठीक। तो यह सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ अभी शुरुआत कर रही हूँ, ठीक, कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, कैसे करना है। मैं बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मेरे साथ आप लोग अगर पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो पक्के तौर पे मैं कह रही हूँ आप लोगों का प्रश्न जरूर बनेगा। उसके बाद देखिए जो कुछ मुख्य बातें और हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कुछ मुख्य बातें और हैं, जैसे प्राचीन तथा अपरिष्कृत हैंडेक्स कुल्हाड़ी को एबी बोली कहते हैं। यानी जो प्राचीन अपरिष्कृत यानी विकसित नहीं है उस हैंडेक्स या हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी को एबी बेली कहते हैं, ठीक ना।
जो अच्छे प्रकार से नहीं बना है, ऐसे कुल्हाड़ी को, ऐसे हैंडेक्स को एबी बेली कहते हैं। और जो परिकृष्ट यानी विकसित हैंडेक्स है, जो विकसित हैंडेक्स को एस्वेलियन कहते हैं। ठीक, यह मुख्य बातें हैं आप लोगों को मैंने बताया। इसके बाद कल से जो हमारी चर्चा होगी वो पूर्ण रूप से पाषाण काल पर एक एक करके बांटते हुए हम क्लास देंगे आपको। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।